नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सिर्फ इतिहास की किसी पुरानी किताब के पन्ने नहीं पलटने वाले हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम 16वीं सदी के एक ऐसे कमाल के कवि की दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं जिनकी लिखी बातें सदियों बाद भी सीधा दिल पर वार करती है। ये एक ऐसे रचनाकार की कहानी है जिसने अपनी कमियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। सबसे पहले हम पद्मावत के रचयिता के बारे में जानेंगे, फिर सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा को समझेंगे, उसके बाद जायसी की मशहूर रचना कड़बक के पहले और दूसरे भाग को गहराई से देखेंगे और आखिर में बात करेंगे उनकी स्थायी विरासत की। तो शुरुआत करते हैं। भाग 1, पद्मावत के रचयिता, एक कवि का विरोधाभास। बात है लगभग 1492 ईस्वी की। उत्तर प्रदेश के अमेठी के पास एक छोटी सी जगह है जायस। वहीं जन्म हुआ मलिक मोहम्मद जायसी का। इनका शुरुआती जीवन तो किसानी में बीता, लेकिन बचपन में ही सिर से माता पिता का साया उठ गया। सोचकर ही अजीब लगता है ना, लेकिन शायद इसी अकेलेपन ने उन्हें सूफी संतों और फकीरों के करीब ला दिया। सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर जैसे गुरुओं के साथ दर दर भटकते हुए जायसी ने जो आध्यात्मिक गहराई पाई वो वाकई बेमिसाल थी। अब यहां सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है। एक तरफ उनका जीवन देखिए, बचपन में चेचक ने उनका रूप छीन लिया, बाईं आंख की रोशनी चली गई और बाएं कान से सुनाई देना भी बंद हो गया। मतलब शारीरिक कष्टों का जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। लेकिन दूसरी तरफ उनकी रचनाएं देखिए, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम जैसी कालजयी कृतियां। ये सीधा सीधा इस बात का सबूत है कि इंसान के शरीर की सीमाएं उसके हौसले और उसकी रचनात्मक उड़ान को कभी नहीं बांध सकती। भाग 2, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा। अब जायसी के काम को अगर सच में गहराई से समझना है तो हमें सूफीवाद का चश्मा पहनना होगा। प्रेमाख्यानक काव्य कोई आम लव स्टोरी नहीं है। इसमें इंसान के साधारण प्यार को कुछ इस तरह बुना जाता है कि वो सीधे सीधे ईश्वरीय प्रेम का एक गहरा रूपक बन जाता है। मतलब दुनियावी इश्क तो बस एक सीढ़ी है, असली मंजिल तो उस परम सत्य या खुदा से मिलन है। और सच कहें तो जायसी इस परंपरा के सबसे मजबूत और अनोखे हस्ताक्षर माने जाते हैं। भाग 3, कड़बक 1, भीतरी दर्पण। 16वीं सदी की अवधी भाषा किसी पहेली से कम नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले इन 3 शब्दों के रहस्य को डिकोड कर लेते हैं। नयन का सीधा सा मतलब है आंख, निर्मल यानी एकदम साफ जिसमें कोई मैल न हो, और रकत का मतलब है रक्त या खून। इन शब्दों को बस दिमाग में रखना है क्योंकि यही शब्द आगे चलकर बहुत ही गहरा अर्थ निकालने वाले हैं। पहली ही पंक्ति में जायसी जो बात कहते हैं वो एकदम अचूक है। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। वो साफ साफ कहते हैं कि भले ही कवि मोहम्मद के पास सिर्फ एक आंख है, लेकिन फिर भी वो गुणों की खान है। और जिसने भी उनकी इस कविता को सुना वो बस मंत्रमुग्ध हो गया। ये सच में एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट है। यहां वो अपनी कमी को छिपा नहीं रहे हैं, बल्कि उसे डंके की चोट पर स्वीकार करते हुए अपने हुनर का ऐलान कर रहे हैं। और यहां देखिए प्रकृति का कैसा शानदार इस्तेमाल हुआ है। आम का उदाहरण लेते हुए वो कहते हैं, जो लही अंबही डाभ न होई। अंबही यानी आम और डाब यानी वो नुकीली मंजरी या खोट। जब तक आम में वो खोट या नुकीलापन नहीं आता तब तक उसमें वो मीठी सुगंध नहीं बसती। ठीक वैसे ही जायसी की वो शारीरिक कमियां उनकी कविता के रास्ते में दीवार नहीं बनी, बल्कि शायद उन्हीं की वजह से उनकी बातों में इतनी गहराई और सुगंध आ पाई। तो पहले कड़बक का पूरा सार यही है कि जायसी अपनी उस एक आंख को एकदम शुद्ध, बेदाग दर्पण मानते हैं। उनका स्पष्ट संदेश है कि बाहरी सुंदरता से लाख गुना ज्यादा अहम है इंसान के भीतर की पवित्रता। अगर अंदर सच्चाई है तो दुनिया के बड़े बड़े लोग भी आपके आगे सिर झुकाएंगे। ये समाज की उस उथली सोच पर एक बहुत करारा तमाचा है जो सिर्फ रूप रंग को अहमियत देती है। भाग 4, कड़बक 2, अमर सुगंध। चलिए इस दूसरे हिस्से का ताला खोलने के लिए फिर से 3 अवधि शब्दों की चाबी लगाते हैं। ले का मतलब होता है गोंद, पीर यानी प्रेम की गहरी पीड़ा या दर्द, और बासु का अर्थ है सुगंध या महक। ये शब्द अपने आप में इतने भावुक हैं कि इन्हें सुनकर ही महसूस होता है कि कवि के दिल में कैसा तूफान चल रहा होगा। ये पंक्ति तो सच में दिल चीर देने वाली है। जोरी लाई रकत के लेई। जायसी कहते हैं कि उन्होंने अपनी कविता के शब्दों को किसी आम चीज से नहीं बल्कि अपने खून के गोंद से जोड़ा है और उसे अपनी आंखों के आंसुओं से यानी असीम प्रेम की वेदना से भिगोया है।
सोचिए, ये कोई सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि कवि ने इसमें अपने प्राणों का पूरा अर्क निचोड़ दिया है। इसके बाद वो एक बहुत ही कड़वा ऐतिहासिक सच सामने रखते हैं। वो सवाल करते हैं कि वो ताकतवर सुल्तान अलाउद्दीन आज कहाँ है, या वो अक्लमंद राजा रतन सेन कहाँ है। कोई नहीं बचा। बड़े बड़े साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं, दुनिया के सबसे खूबसूरत शरीर राख हो जाते हैं, लेकिन जो अमर रहता है वो है उनकी कहानी। लिखी हुई कहानी हमेशा इंसानी उम्र से कहीं ज्यादा लंबी होती है। और फिर आती है इस पूरे पाठ की सबसे मशहूर, सबसे गहरी पंक्ति, फूल मरे पे मरे न बासु। यानी फूल सूखकर झड़ जाता है, मर जाता है, लेकिन उसकी महक कभी नहीं मरती। इंसान का शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, ये भौतिक दुनिया मिट जाएगी, लेकिन कला की, श्रेष्ठ कर्मों की वो सुगंध हमेशा इस हवा में रची बसी रहेगी। कला की ये अमरता वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। और अब हमारा अंतिम भाग, भाग 5, जायसी की स्थायी साहित्यिक विरासत। हिंदी साहित्य के जाने माने आलोचक विजय देव नारायण शाही जी का विचार यहाँ बहुत सटीक बैठता है। वो कहते हैं कि जायसी की नज़र बहुत ही बेबाक थी। उन्होंने सिर्फ सुंदर आदर्शों की ही बात नहीं की, बल्कि समाज के छल कपट और राजसत्ता की जिद जैसे कड़वे सच को भी बिना किसी मिलावट के सामने रख दिया। उनकी कविता में जीवन के उजले और स्याह दोनों पहलू एकदम साफ साफ दिखाई देते हैं। तो इस पूरी चर्चा का असल निचोड़ क्या है? ये कोई रटने वाला चैप्टर नहीं है। ये एक ऐसे इंसान के अटूट हौसले की सच्ची कहानी है जिसने अपनी रचनात्मकता के दम पर अपनी शारीरिक कमियों और समाज के तानों को हरा दिया। ये उस कविता की कहानी है जो कवि के आंसुओं और खून से सींची गई है। और सबसे बड़ी बात, ये इस बात का पक्का सबूत है कि सच्ची कला की सुगंध को वक्त की कोई भी सीमा बांध नहीं सकती। अपनी बात खत्म करने से पहले चलिए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। फूल मर जाता है, पर उसकी सुगंध रह जाती है। जायसी ने तो अपने शब्दों के जरिए अपनी अमर सुगंध इस दुनिया में छोड़ दी, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि हम सभी अपने कर्मों और अपने व्यवहार से इस दुनिया में कैसी सुगंध छोड़ने वाले हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के इस अद्भुत सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान की यह तलाश ऐसे ही जारी रहनी चाहिए।